जय हिंद बच्चों, मैं किरण पांडे आज आप सभी को क्रिया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया वर्ग। यहाँ पर देखिए, यहाँ चित्र बना हुआ है। एक नदी है, नदी में मगरमच्छ तैर रहा है और बंदर उसके ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, नदी के शीतल जल में मगरमच्छ तैर रहा है, उसकी पीठ पर एक बंदर बैठा है। बंदर ने मगरमच्छ को स्वादिष्ट फल दिए। मगरमच्छ उन फलों को खा रहा है। वे दोनों पक्के मित्र बन गए। अब तैर रहा है, बैठा है, दिए, खा रहा है, बन गए। ये सब क्या है ना, रंगीन लाल रंग से हैं। तो इन शब्दों के द्वारा किसी न किसी काम के करने का ज्ञान हो रहा है। जैसे तैर रहा है, कोई काम कर रहा है, बैठा है, ये भी कोई काम कर रहा है, फल दिए, ये भी कुछ है, खा रहा है, ये भी काम कर रहा है, बन गए हैं, ये भी कुछ काम कर रहा है। तो ऐसे शब्द जो है ये क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, जिनके द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है। अब यहाँ इसकी परिभाषा देखिए, जो शब्द किसी कार्य के होने या करने, किसी घटना के घटने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया की विशेषताएं भी हैं। जैसे क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता, ये आप जानिए, काम होना निश्चित है। अगर यहाँ पे शैलजा निबंध लिख रही है, जैसे लिखा हुआ है क्रिया के साथ। अब शैलजा निबंध क्वेश्चन मार्क क्या कर रही है? इसके बिना वाक्य आपका पूरा नहीं है। दूसरी विशेषता है, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं, कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे नदी में जल बह रहा है तो स्वयं जल बह रहा है, और नाव चला रहा है तो नाविक क्या कर रहा है? नाव चला रहा है। ये क्रियाएं की जा रही है, स्वयं घटित हो रही, जल बह रहा है। कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं, कुछ एक से अधिक शब्द की। जैसे मयूरी ने कहानी सुनाई और दूसरी मयूरी कहानी सुना रही है। अब क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि से भी प्रभावित होती हैं। जैसे रूपेश खेल रहा है तो ये पुल्लिंग हो गया। रीना खेल रही है, स्त्रीलिंग। रहा है, रही है, ये लिंग के साथ कारण परिवर्तन हो गया क्रिया में। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, ये वचन के कारण परिवर्तन हो गया। मैंने कल खाना नहीं खाया था, मैं खाना खा रही हूँ, ये भी काल के द्वारा परिवर्तन हो रहा है। कल खाया था, ये भूत गया, और भूतकाल, और खा रही हूँ वर्तमान काल। पांचवी विशेषता, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। इन वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। जैसे गुंजन ने जूते खरीदे, एक क्रिया। गुंजन ने बाजार जाकर जूते खरीदे, जाकर और खरीदे दोनों क्रिया। पहले वो गई, फिर उसने खरीदे। यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे माली पौधे सींचता है, पुल्लिंग एक वचन। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, स्त्रीलिंग बहुवचन। यदि कर्ता के साथ विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे दादी ने कहानी सुनाई, स्त्रीलिंग एक वचन। दादी ने आम खाया, पुल्लिंग एक वचन। आम क्या हो गया? पुल्लिंग। दादी ने आम खाया, अब यहाँ नहीं होगा दादी ने आम खाई, और कहानी स्त्रीलिंग है, और आम जो है पुल्लिंग। अब यहाँ पे क्रिया के मूल धातु की पहचान, जैसे भाग, चल, हंस, आ, जा आदि सभी क्रियाएं मूल धातु हैं, और इनसे जुड़ करके प्रत्यय इसमें जब लगाया जाता है उनसे बन करके क्रियाएं होती हैं। अब क्रिया के भेद दो आधारों पर होते हैं। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म की दृष्टि क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, जो क्रियाएं जिनमें कर्म नहीं पाया जाता और न ही जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है, वो क्रियाएं अकर्मक कहलाती हैं। इस प्रकार वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आना, जाना, सोना, उड़ना, उठना, नाचना, तैरना आदि। सांची सो रही है, अब इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं हो रही है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ रहा है, ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। कुछ अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए भी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न किए जाएं। प्रश्न किए जाने पर यदि कोई उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कर्मक ही होती है। जैसे कविता नाच रही है, क्या नाच रही है, किसे नाच रही है, कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है। वह सो गया, क्या सो गया, किसे सो गया, कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। दूसरा है सकर्मक। सकर्मक स मतलब साथ में, कर्मक मतलब कर्म। वे क्रियाएं जिसमें कर्म पाया जाता है, जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है, वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा होती है अथवा जिसमें कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे पढ़ना, खाना, लिखना, धोना, सिलना, बीना, काटना आदि। जैसे माँ खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। वरुण दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। इनमें कर्म की अपेक्षा हो रही है, तो ये क्या हो गए? सकर्मक क्रियाएं। अब सकर्मक क्रिया में भी क्या, किसे, किसको करके प्रश्न पूछा जाएगा। बिपाशा फ्रॉक सिल रही है, क्या सिल रही है? उत्तर में फ्रॉक। किसान फल काटे, क्या काटे? फसल। माँ ने बच्चों को बुलाया, किसे बुलाया? बच्चों को। तो क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है, वाक्य में केवल एक कपड़े यहाँ क्रिया धोता है, तो एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे उपहार दिया, तो कर्ता क्या है? माँ, कर्म मुझे, फिर कर्म क्या है? उपहार, क्रिया दिया, तो मुझे और उपहार दोनों कर्म के साथ होता है, यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब संरचना की दृष्टि क्रिया के भेद है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जैसे किसी वाक्य में एक ही पद वाली क्रिया का प्रयोग हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे माली ने फूल तोड़े, यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है। वे कब आएंगे? वर्षा ने गीत गाया। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक वस्तुओं के योग से बने उस पद को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक कप चाय पी लो, पीना और लो, ये भी कि दोनों दो धातु लगी हुई है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो गई। एक चित्र बना दीजिए, यहाँ पे भी दो धातु है, तो यहाँ पर क्या है? दो क्रिया है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया में कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, वे क्रियाएं नाम धातु कहलाती। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, चिकना से चिकनाना, दोहरा से दोहराना। और उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य करके किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकर से सफाई करवाई, पिताजी ने करण से कार चलवाई, तो यहाँ पर किसी और से काम करवाया जा रहा है, यहाँ पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक माँ बच्चे को सुलाती है। अब द्वितीय प्रेरणार्थक में कुम्हार अपने पुत्र से मिट्टी के खिलौने बनवाता है। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरा होने से पूर्व पाया जाए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आकर सो गया, पढ़कर चले गए। अब यहाँ पर आकर, पहले वो आया, उसके बाद सोया। बच्चे पहले पढ़े, फिर खेलने चले गए। ये क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। स्मरणीय बिंदु क्रिया कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया दो आधारों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर, संरक्षणात्मक के आधार पर। कर्म के आधार पर दो क्रिया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा न हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और संरक्षण के आधार पर क्रिया के भेद हैं सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जब वाक्य में केवल एक क्रिया होती है तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी संयुक्त क्रिया कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पदों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। और जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से काम करने के लिए प्रेरित करे वो प्रेरणार्थक क्रिया है। और मुख्य क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। धन्यवाद।